गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, आप लोग ठीक होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ें और जो कुछ भी समझ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 5 मन भावन सावन। यह एक कविता है जिसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। और यह क्यों कहा गया है तो आज हम इस परिचय में इसको पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने, ठीक है, और समझें कि श्री सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि कवि का जन्म वर्तमान उत्तराखंड प्रदेश, जो कि पूरा पर्वतीय इलाका है, जो ऊंची ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाओं व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसे विश्व में देवभूमि कहलाए जाने का गौरव प्राप्त है। इसी क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा नामक स्थान में कवि श्री पंत जी का जन्म हुआ था। अतः वहाँ के क्षण क्षण में प्रकृति के बदलते स्वरूप और सौंदर्य से कवि का मन, भाव व विचार सदैव अत्यंत आनंदित व उल्लसित रहते थे। कवि ने इस क्षेत्र में पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मदमस्त झूमने वाले पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के भाव विभोर होकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए मनमोहक दृश्यों के शब्दों को मोतियों के समान पिरोकर काव्य के रूप में अर्थात गाने योग्य पदों के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्हीं कारणों से उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है तथा प्रकृति की कोमलता ने उनके जीवन में अत्यंत गहरा प्रभाव डाला, इसलिए भी उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है, जो उनकी रचनाओं में सहज ही दिखाई और सुनाई पड़ता है। तो आइए अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है उसका अध्ययन करते हैं। मन भावन सावन। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन में बरसते हुए मेघों का बहुत सजीव वर्णन किया है। सजीव का अर्थ होता है जीता जागता। मेघों के बरसते ही पेड़ पौधे मस्त होकर झूमने लगते हैं। मेघ अर्थात बादल। पशु पक्षी भी प्रसन्न हो उठते हैं। पृथ्वी का कण कण वर्षा के जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। यह कविता एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग भर जाने का संदेश देती है। इसका मतलब है कि गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो हर व्यक्ति, प्रकृति का हर तत्व, हर कण उस बारिश का इंतजार कर रहा होता है। तो ज्यों ही वर्षा होती है त्यों ही जिस प्रकार प्रकृति के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्ते जिस खुशी से फूले नहीं समाते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती मुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बला आर्द्र मुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन,
रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले सब मिल जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नंबर, पाठ का शीर्षक और फिर कवि का नाम। तो आप संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत कविता में सावन के महीने में होने वाली वर्षा के द्वारा चारों ओर फैली या उत्पन्न होने वाली जो सुंदरता है, वह उस प्राकृतिक सौंदर्य से मनुष्य व पशु पक्षियों के बीच उत्पन्न होने वाली एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग के भर जाने का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या देखेंगे या अर्थ सुनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग इसे सुन के समझना और फिर अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। झमझम झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ये प्रथम पद है यहाँ तक। अब इसका अर्थ हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में सावन का महीना आता है, और उस सावन के महीने में आकाश में चारों ओर बादल घिर जाते हैं। मेघ अर्थात बादल, और वे झम 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 की ध्वनि के साथ लगातार बरस रहे हैं। दूसरी लाइन, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, और तरु मतलब वृक्ष, तो वृक्षों से छनकर वर्षा की बूंदें लगातार धरती पर छम 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 करके गिर रही हैं। थर्ड लाइन, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। उर का मतलब होता है हृदय, घन यानी बादल। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि बादलों के हृदय से चमकने वाली बिजली कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे कि बादलों के हृदय से बिजली चमक रही हो, ठीक है। फिर से इसको देख लीजिए कि आकाश में जो बिजली चमक रही है वह ऐसी लग रही है मानो कि बादलों के हृदय से बिजली चमक रही हो। अगली लाइन, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, और इसी बीच दिन में भी अंधकार सा छा गया है। तम अर्थात अंधकार, यानी चारों ओर काले घने बादलों के फैल जाने के कारण, फैले होने के कारण ऐसा लग रहा है कि दिन में भी अंधकार छा गया है, और उस अंधकार के बीच में सभी के मन में रुक रुक कर सपने जग रहे हों, यानी सभी पशु पक्षी जीव जंतु सपने देख रहे हों। थम थम अर्थात रुक रुक कर, ठीक है। तो फिर से देखिए इसको कि दिन चारों ओर बादलों के छा जाने के कारण सभी के मन में नए नए सपने जग रहे हैं। यहाँ पर यह पद पूरा होता है, पूर्ण हो गया। अब हम इसका विशेष देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जिसका वर्णन किया गया है वह लिखा जाता है, यानी जिस विषय पर आधारित है यह पद। तो यह क्या है यहाँ पर कि सावन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया गया है, ठीक है। या सावन के महीने में होने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन
वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट इसका होगा कि यहाँ पर बादलों का ऐसा वर्णन किया गया है मानो कि वे काले घनघोर रूप में, भयानक रूप में छा गए हों और आकाश में अंधकार छा गया हो, यानी दिन में रात प्रतीत हो रही हो, यानी दिन भी रात के समान दिखाई दे रही हो। अतः इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आकाश में चमकने वाली बिजली को किसके समान बताया गया है कि जैसे कि बादलों के हृदय से बिजली चमक रही हो। तो आप बस इतना ही लाइन लिखेंगे और अगली लाइन होगी इसमें भाषा शैली, यानी परिनिष्ठित हिंदी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट होगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, शांत रस का प्रयोग। फिर अगला पॉइंट आता है इसके बाद अलंकार। इसमें है अनुप्रास अलंकार। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार होगा। चित्रात्मक वर्णन होगा। ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है जाएगा कि ध्वन्यात्मकता। इसके बाद का पॉइंट होगा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप ये भी ध्यान से सुन लें कि कहाँ कहाँ पर क्या है। झम 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 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें, और साथ में ध्वन्यात्मक भाषा शैली, ठीक है। ध्वन्यात्मक का मतलब होता है कि शब्दों के माध्यम से ध्वनि का प्रयोग करना, यानी कि शब्दों के माध्यम से आपको ये बताना कि इन शब्दों से ध्वनि का आभास हो रहा है। झम 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 मतलब यह वर्षा की बूंदों के टपकने का वर्णन है। चम चम, चमचम तो क्या है, बिजली के चमकने का आभास कराता है, ठीक है। तो झम 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 और छम छम छम, ये दोनों शब्द जो हैं, शब्द समूह, ये ध्वन्यात्मकता का प्रतीक हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग। अभी आपकी कविता में आगे और भी ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला पद समाप्त होता है और अब इसके आगे का यानी अगला पद आप अगली वीडियो में देखिएगा।